नमस्कार दोस्तों। इससे पहले हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। मतलब 5 क्वेश्चन हमारे थे जो विलियन के थे और 5 प्रश्न जो हमारे थे वो विद्युत रसायन के थे। हम आज और महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं जो रासायनिक बलगतिकी के हैं। इससे भी इस चैप्टर से भी प्रश्न पूछे जाते हैं और आज हम 5 प्रश्न फिर डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं आज। तो आप ध्यान से इनको पढ़ें और जो भी डिस्कस है वो आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलो, तो सबसे पहले हम पहला प्रश्न देखते हैं। अभिक्रिया की दर एवं दर स्थिरांक में अंतर लिखिए। ये आईएमपी है, इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। तो अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक में अंतर देखो। अभिक्रिया की दर क्या होता है? यह समय के साथ अभिकारकों के विलुप्त या उत्पादों के उत्पन्न होने की दर है। क्या है कि यह समय के साथ अभिकारकों के विलुप्त या उत्पादों के उत्पन्न होने की दर है। जबकि दर स्थिरांक क्या कहता है? यह दर समीकरण में उपस्थित समानुपाती स्थिरांक होता है। जो दर समीकरण है ना, उसमें उपस्थित क्या होता है? ये एक समानुपाती स्थिरांक होता है। तो पहला अंतर हमारा हो गया कि अभिक्रिया की दर जो होती है वो समय के साथ अभिकारों के विलुप्त या उत्पादों के उत्पन्न होने की दर है। जबकि दर स्थिरांक जो है ना, यह दर समीकरण में उपस्थित समानुपाती स्थिरांक है। दूसरा अंतर देखते हैं हम इसमें कि जो अभिक्रिया की दर है ना, यह अभिकारकों के सांद्रता पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करती है। जबकि दर स्थिरांक जो है ना, यह अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है ना। अभिक्रिया की दर क्या है कि अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करती है, जबकि दर स्थिरांक जो है ना, वो अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। इसकी इकाई क्या है? मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड होती है। किसकी इकाई? अभिक्रिया की दर की इकाई मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड होती है। जबकि अभिक्रिया की कोटि के अनुसार परिवर्तित होती है। दर स्थिरांक किसके अनुसार परिवर्तित होता है? अभिक्रिया की कोटि के अनुसार। तो हमने पहला प्रश्न डिस्कस किया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 3 नंबर का पूछा जाता है और 3 ही अंतर हमको लिखना है ना। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा दूसरे नंबर का। कौन सा है वो? शून्य कोटि, प्रथम कोटि एवं द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई लिखिए। मतलब किस, देखो, शून्य कोटि, प्रथम कोटि एवं द्वितीय कोटि, तीनों के एक एक नंबर हो जाते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन ये भी बन जाता है, शून्य कोटि का भी, प्रथम कोटि भी और द्वितीय कोटि भी। तो इस अभिक्रिया के लिए क्या लिखना है हमने को? दर स्थिरांक लिखना है। जैसे शून्य कोटि की अभिक्रिया जिसमें n की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो इसका दर स्थिरांक की जो इकाई है वो क्या होती है? मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड होती है। क्या होती है? मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड होती है। किसकी इकाई? शून्य कोटि की इकाई क्या होती है? मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड होती है। और प्रथम कोटि की, प्रथम कोटि में n की वैल्यू क्या हो जाती है? 1, क्योंकि प्रथम कोटि की बात कर रहे हैं। तो प्रथम कोटि में दर स्थिरांक की जो इकाई होती है वो क्या होती है? प्रति सेकंड होती है। क्या होती है? प्रति सेकंड होती है। समझ में आया? क्या होती है? प्रति सेकंड होती है, ठीक है। जबकि द्वितीय कोटि की बात अगर हम करते हैं तो द्वितीय कोटि मतलब n की वैल्यू कितनी है? 2 है। तो इसका दर स्थिरांक की इकाई क्या हो जाएगी? लीटर पर मोल पर सेकंड। ये सब बोल सकते हैं हम, प्रति मोल लीटर प्रति सेकंड या फिर लीटर प्रति मोल प्रति सेकंड, ठीक है। फिर आता है तृतीय कोटि, n की वैल्यू 3 है। इसकी दर स्थिरांक की इकाई, अब देखो, लीटर पे क्या लग जाएगा? स्क्वायर लग जाएगा, और मोल पर भी क्या लग जाएगा? पर स्क्वायर लगेगा, और सेकंड भी क्या कहलाता है? पर सेकंड। तो हम क्या बोलेंगे? लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर पर सेकंड। किसकी इकाई है ये? तृतीय कोटि की इकाई। तो ये ध्यान से आप इन तीनों के
चारों की जो भी है आप इकाई याद कर लें। हमने यहाँ तृतीय कोटि की इकाई भी आपसे डिस्कस कर ली, क्योंकि वैसे तो शून्य कोटि, प्रथम कोटि और द्वितीय कोटि की इकाई ही पूछी जाती है ना। और 3 नंबर का ये प्रश्न आपका बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा वो क्या है, अनुसंख्यता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर लिखिए। क्या है, अनुसंख्यता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर। पिछली बार ये प्रश्न पूछा गया था। अनुसंख्यता और अभिक्रिया की कोटि। अनुसंख्यता क्या है, यह किसी एक पदीय अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं, परमाणुओं या आयनों की संख्या होती है। कौन, अनुसंख्यता क्या होती है, यह किसी एक पदीय अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं, परमाणुओं और आयनों की संख्या होती है। जबकि अभिक्रिया कोटि क्या होती है, यह अणुओं, परमाणुओं और आयनों की वह संख्या है, वह संख्या जिसका सांद्रण क्या होता है, जिसका सांद्रण में परिवर्तन होता है तथा जो दर को प्रभावित करता है। सांद्रण में परिवर्तन होने पर किसको प्रभावित करेगा, दर को प्रभावित करेगा। दूसरा अंतर क्या कहता है, यह सदैव एक पूर्णांक संख्या होती है। कौन, अनुसंख्यता। अनुसंख्यता क्या, मोलिकुलर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोलिकुलरिटी बोलते हैं इसको। और यह सदैव क्या होता है, एक पूर्णांक होता है। जबकि यह, इसका मान अलग अलग भी हो सकता है, भिन्नात्मक भी मान संभव है इसका, है ना। यह कैसा है, यह एक सैद्धांतिक धारणा है, जबकि यह किसके प्रयोगों द्वारा निर्धारित होती है। यह थियोरेटिकल है अनुसंख्यता, और ये क्या होती है, यह अभिक्रिया कोटि क्या होती है, जो प्रयोगों द्वारा निर्धारित होती है। चौथा अंतर हमने ऐड कर दिया, वैसे 3 अंतर ही लिखना है क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इसका शून्य मान संभव नहीं है, जबकि इसका शून्य मान भी संभव है। तो ये 3 प्रश्न जो थे वो थियोरेटिकल थे, याद करने वाले प्रश्न थे, और अधिकतर बच्चे इनको याद कर लेते हैं। लेकिन 2 प्रश्न हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो थोड़े डेरिवेशन टाइप के, है ना। जिसमें हम पहला जो डिस्कस करेंगे वो क्या है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। जो शून्य कोटि की अभिक्रिया है उसके लिए क्या करना है, अपने को व्यंजक स्थापित करना है। जब क्रिया की दर क्रियाकारक पदार्थ के सांद्रण पर निर्भर नहीं करती है। शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या कहलाती है, जब क्रियाकारक की दर, ये जब क्रिया की दर क्रियाकारक पदार्थ के सांद्रण पर निर्भर नहीं करती, तब वह शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है, जब वो क्रियाकारक जो पदार्थ होता है उसके सांद्रण पर कौन निर्भर नहीं करती, उसकी दर, क्रिया की दर नहीं करती, तो वो क्या कहलाती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। मान लो, क्या, मान लो कोई अभिकारक ए उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है। ये अभिकारक ए है जो किस में बदल रहा है, उत्पाद पी में बदल रहा है, और के उसका दर स्थिरांक हो गया। अब देखो, तब किसी समय टी पर अभिक्रिया की दर, अब ये अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी, टी समय पर dA/dt। ये ए में ब्रैकेट क्यों लगाया है, क्योंकि ए की सांद्रता है, तो क्या लिखा है, dA/dt। इसमें माइनस साइन क्या शो करता है, माइनस साइन ये शो करता है कि जब क्रियाकारक उत्पाद में बदलता है तो क्रियाकारक में कमी आती है, इसके सांद्रण में कमी आती है, इसलिए हमने यहाँ माइनस साइन को शो किया। किसके समानुपाती होती है, इसके सांद्रता के समानुपाती होती है। लेकिन शून्य कोटि की अभिक्रिया की अगर बात करें तो यहाँ हमने शून्य कोटि की अभिक्रिया शो की जो इसके सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। यदि ए का प्रारंभिक सांद्रण ए नोट हो तथा किसी समय टी पर ए के 1 मोल प्रति लीटर क्रिया कर गए हो तो क्रिया की दर क्या होगी, देखो क्रिया की दर वही लिखी अपन ने, dA/dt समानुपाती ए नोट। अब dA/dt इक्वल के ए नोट करें, क्योंकि समानुपाती का चिन्ह हटाया हमने, उसकी जगह पर क्या लिख दिया, के लिख दिया। चूँकि यह शून्य कोटि का अभिक्रिया है इसलिए इसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, इसलिए 1 का मल्टीप्लाई के में करते हैं तो के ही आएगा। तो क्या लिखा हमने, माइनस dA/dt। के क्या है, एक वेग स्थिरांक है। क्या होता है, कि एक वेग स्थिरांक होता है। आगे देखो, अब देखो dA/dt के, अब dt को k की तरफ लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, k dt हो जाएगा, तो माइनस dA इक्वल क्या, k dt हो जाएगा।
इसको हमने क्या बोला, समीकरण नंबर 1 बोला। अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे, समाकलन करने पर क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। ये समाकलन का साइन है, दोनों तरफ कर रहे हैं, इसमें भी dA और यहाँ पर भी। अब हमने यहाँ पर लिमिट लगा दी है, क्या है, a नोट से a, जब कोई साधारण a नोट से a पर जाता है तो यहाँ समय भी 0 से t पर जाएगा। तो जब समाकलन करेंगे तो ये d, डिफ्रेंशिएशन का d यहाँ से हट जाएगा और क्या हो जाएगा, माइनस a अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट, मतलब साधारण a से a में चेंजेस हो रहा है, इक्वल के t में भी हमने ऐसे लिखेंगे 0 से t तक। अब हम क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। अपर लिमिट क्या है हमारा a, तो देखो a माइनस a नोट, माइनस तो पहले से ही चला आ रहा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, a माइनस a नोट इक्वल क्या आ जाएगा, के टी। क्योंकि अगर इसको भी अगर हम लिखें तो इसको भी आप ऐसा लिख सकते हो कि t माइनस 0, ऐसा लिख सकते हैं हम। तो 0 अगर माइनस करेंगे t में से तो t आएगा, मल्टीप्लाई k का t में करेंगे तो के टी ही आता है। अब हम माइनस का मल्टीप्लाई अंदर की तरफ करते हैं तो ये माइनस का a, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस का a नोट इक्वल क्या आ जाएगा, के टी। अब इसको हम क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे, माइनस वाले को इधर ले आते हैं, तो a नोट क्या आ जाएगा पहले और ये माइनस a इक्वल के टी। ये क्या है, हमारी शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए व्यंजक क्या है। या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसा लिख सकते हैं, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो कि a नोट इक्वल a प्लस के टी, क्योंकि माइनस वाला इधर लेकर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो ये हमारी क्या है, शून्य कोटि की अभिक्रिया। अगर k के दर इस तरह की वैल्यू निकालोगे तो t को इसके अपन में कर दो तो a नोट माइनस a अपन टी हो जाएगा। यह शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित व्यंजक होता है। ठीक है, अब एक लास्ट हमारा जो प्रश्न बचता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो भी प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए व्यंजक स्थापित करना है। किसके लिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए क्या करना है, व्यंजक स्थापित करना है अपने को। तो जब क्रिया की दर क्रियाकारक पदार्थ के सांद्रण पर निर्भर करती है, शून्य कोटि का अभिक्रिया क्या नहीं कर रही थी, क्रियाकारक पदार्थ के सांद्रण पर निर्भर नहीं कर रही थी, लेकिन प्रथम कोटि की अभिक्रिया किस पर निर्भर कर रही है, क्रियाकारक पदार्थ के सांद्रण पर निर्भर कर रही है, तो वह प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी। अगर क्रियाकारक के सांद्रण पर निर्भर करती है तो क्या होगी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी। अब इसमें भी हम ऐसे ही लिखेंगे कि मान लो कोई अभिकारक A कोई उत्पाद P में बदल रहा है और K क्या है उसका, दर स्थिरांक, तब किसी समय T पर अभिक्रिया की दर क्या होगी, माइनस dA अपॉन dt समानुपाती। ये देखो A क्रियाकारक की सांद्रता और ये प्रथम कोटि का अभिक्रिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, K लिखेंगे यहाँ पर, तो माइनस डी अपॉन डी टी इक्वल क्या आ जाएगा, K, और ये A को ब्रैकेट करके यहाँ लिख देंगे। K क्या है यहाँ पर, जहाँ K वेग स्थिरांक है, क्या है, वेग स्थिरांक है। आगे देखो, अब हमने क्या किया, माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल क्या, के ए। अब A को हम इधर ले आएंगे और डी टी को K के पास ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस डी ए अपॉन ए इक्वल क्या, के डी टी। अब इसको हमने समीकरण नंबर 1 माना। अब इसका और इसका दोनों का हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो दोनों तरफ समाकलन करने पर तो फिर हम वापस लिमिट लगाएंगे, तो a नोट से लेकर a और यहाँ पर भी 0 से लेकर t समय में चेंजेस हो रहा है, तो क्या लिखेंगे, डी ए अपॉन ए और यह हो जाएगा डी टी। अब हमने जैसे कि वहाँ डी ए का डी हमने कैंसिल किया था, 1/a क्या होता है, नेचुरल लॉग a होता है, तो हमने नेचुरल लॉग a लिखा और a ऊपर a नोट नीचे। ठीक है, माइनस तो ये आ गया आपका, इक्वल के टी का भी हमने ऐसे ही लिखा। अब यहाँ हमने क्या, तो के टी आया था क्योंकि शून्य कोटि का अभिक्रिया की थी। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो नेचुरल लॉग ए माइनस क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग ए नोट इक्वल क्या आ जाएगा, के टी। अब फिर हम इस माइनस का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, तो ए ले नेचुरल लॉग ए में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का, तो क्या आ जाएगा, माइनस नेचुरल लॉग ए। अब ये माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, तो नेचुरल लॉग ए नोट, ठीक है, इक्वल क्या है, के टी। अब हम क्या करेंगे, इस माइनस और प्लस के साइन को रीअरेंज कर देंगे, तो ये वाले को पहले लिख लेंगे नेचुरल लॉग ए नोट, और माइनस वाले को इधर लिख देंगे, तो नेचुरल लॉग ए इक्वल क्या आ जाएगा, के टी।
अब इसका वैल्यू हम यही लिख लेंगे, नेचुरल लॉग ए नोट इक्वल क्या हो जाएगा, जब नेचुरल लॉग ए को इधर ले जाएंगे इक्वल के इधर, तो ये प्लस में हो जाएगा, नेचुरल लॉग ए प्लस के टी। या टी को अब इधर लेकर आ जाएंगे जैसे यहाँ पर करना था, तो नेचुरल लॉग ए नोट माइनस नेचुरल लॉग ए अपॉन टी इक्वल क्या। तो ये आपका क्या है, प्रथम कोटि का अभिक्रिया के लिए समकालित व्यंजक है। देखिए आपको मैं नोट्स के द्वारा इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्यों, ताकि आप इसको नोट कर लें व्यवस्थित, है ना। ये तो मैं डायरेक्ट डेरिवेशन भी आपको समझा सकता था, तो एक व्यवस्थित तरीका, ताकि आप एग्ज़ाम में इस तरीके से लिख सको और अच्छे मार्क्स पा सको, है ना। तो इसको पॉज कर करके आप इस आंसर को लिख सकते हैं और अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, ताकि आप अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं। और आप अगर इस तरीके के आंसर को लिखते हैं तो आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाएंगे, ठीक है। और आपको ना तो किसी सीरीज में इस तरीके के कोई आंसर मिलेंगे, ये आंसर जो है ये खुद अपनी लैंग्वेज से ही बनाए गए हैं, अलग अलग बुक को रिफ़र करके। आई होप कि हम आप लोगों को ये 5 प्रश्न अच्छे लगे होंगे। एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इनको याद कीजिए और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेकर आइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।